जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत के जो संविधान है, यानी संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत बाबू? तो 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब क्या राष्ट्रपति को जब मन चाहे तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं क्या? तो नहीं, राष्ट्रपति को कंडीशंस दिया गया है। यानी देखिए, जब तक इनको मंत्रिमंडल अगर सलाह नहीं देता है तो ये कभी भी वित्तीय आपात को नहीं लागू करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब मान लीजिए कि कभी कभी राष्ट्रपति अगर पगला गए तो जब मन जब चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल लागू कर देंगे, जिसमें कि हमारे देश में पैसा की कोई कमी नहीं है। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल लगाया कब जाता है? तो जब हमारे देश में आर्थिक संकट आ जाए, या मान लीजिए कि पैसा की कमी हो जाए, है ना, या हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाए, यानी पैसा ही हमारे देश में न रहे, उस कंडीशंस में ही राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल मंत्रिमंडल के सलाह पर लगाते हैं। ये नहीं कि जब मन चाहे राष्ट्रपति क्या करेंगे, वहाँ पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि देखिए, वित्तीय आपातकाल को आप तब तक नहीं लगाइएगा जब तक आपको मंत्रिमंडल आपको सलाह न दे दे, यानी उसको सिफारिश न कर दे। तो जब तक अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी को अगर नहीं कहेगा कि हाँ राष्ट्रपति जी आप क्या कीजिए कि वित्तीय आपातकाल लागू कीजिए, जब तक नहीं कहेंगे, माने मंत्रिमंडल नहीं कहेगा, तब तक राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत में वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं। नहीं तो जब मन जब चाहेंगे तो राष्ट्रपति पगला रहेंगे, तो जब मन जब चाहेंगे भारत में क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जब वित्तीय आपातकाल लगाएंगे ना, तो भारत में बहुत ज़्यादा संकट आने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वित्तीय आपातकाल बहुत खराब चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझने का प्रयास कीजिए कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, भारत में जो वित्तीय आपातकाल है, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आप जानते हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि नहीं? तो देखिए, हमारा वित्तीय आपातकाल की चर्चा भारत के संविधान के 360 अनुच्छेद में है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि जो भारत के संविधान में जो वित्तीय आपातकाल है, वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, जब हमारे संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के कई देशों के क्या किए थे? उन्होंने संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, और BN राव जो एडवाइज़र थे, किनका? यानी संविधान का एडवाइज़र थे BN राव, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बहु जगह देशों का क्या किया था? दौरा किया था, और बहुत देशों का संविधान को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा। और जो हमारे ये संविधान निर्माताओं को दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान में जो अच्छा लगा, उसको क्या किया कि पढ़ा, और पढ़ करके उस चीज़ को उठा करके भारत के संविधानों में जोड़ दिया। ये भारत के संविधान निर्माता का सबसे बड़ी चालाकी था, क्योंकि इन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान को पहले खंगाले का मतलब पढ़ा, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक एक चीज़ों को उठा करके किसी अन्य देशों से ले आया। जैसे देखिए,
आपातकालीन शक्ति अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, जैसे वित्तीय आपातकाल लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समझ में आया कि नहीं है? तो हम कहते हैं आपको कि भारत के जो संविधान निर्माता थे ये दुनिया के कई देशों के संविधान को अच्छा से खंगाल लिया, और खंगालने के बाद जो जो हमारे भारत के संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा ना, उसको क्या किए कि भारतीय संविधान में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन कहे जाते हैं, है ना, जिनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान को बहुत अच्छा से सजाया और इन्होंने कहा कि न विवाद न रह जाए, इसलिए इसको एक एक कानून को बहुत ढंग से सरियाइए। समझ में आया? यानी सरियाने का मतलब उसको सजा दीजिए। आपको पता है कि भारत के संविधान कभी भी किसी को आपस में मतभेद नहीं होने देता है, सभी को एक बराबर कानून का दर्जा देता है, एकजुटता करके हमारे समाज को रखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो पंथ के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो मतलब कि हर राज्य के अपनी अपनी मतलब बोलचाल के आधार पर हो, तो ये कभी भी भेदभाव हमारे संविधान नहीं करता है। इतना बेहतरीन तरीका से हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बेहतरीन तरीका से संविधान को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट का मतलब इसको तैयार किया, इसके प्रारूप को तैयार किया। और जैसे इन्होंने प्रारूप को तैयार किया तो इन्होंने संविधान के लिए कई बैठकें भारत में शुरू की। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के संविधान को अगर बनाना है तो सभी का मत ही होना बहुत ज़रूरी है। अगर मत नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए संविधान सभा का बहुत क्या हुआ, 2-3-4 बार बैठक कराया गया और कहा गया कि आपको कौन कौन सा इसमें कानून है जो आपको गलत है और कौन कौन कानून है जो गलत नहीं है, इसमें ऐड किया जाए, और क्या कमी रह गया उसको भी जोड़ा जाए। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत इसका ख्याल रखा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसमें काम किया। तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो भारत के संविधान के 360वां अनुच्छेद में यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। वित्तीय आपातकाल कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। समझ में आया कि नहीं? अब ये वित्तीय आपातकाल किस किस कंडीशंस में लगाए जाते हैं, तो हमारे देश में अगर विकट परिस्थिति आ जाए या हमारे देश में पैसा की कमी हो जाए या आर्थिक संकट आ जाए, उस कंडीशन में मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए बाबू, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने मन से ये कभी कर सकते हैं क्या? नहीं, अपने मन से ये कभी नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सिफारिश लेना बड़ी जरूरी है। जब तक ये सिफारिश नहीं कर देते तब तक ये क्या नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आगे में। देखिए, वित्तीय आपातकाल को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन 60 दिन में मिलना जरूरी है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति जी से आपको लगवाना है तो आपको 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर नहीं इनको अनुमोदन मिलेगा तो राष्ट्रपति कभी भी वित्तीय आपातकाल को नहीं लागू करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से, यानी राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से यानी 60 दिनों के अंदर इनको अनुमोदन मिल जाना चाहिए। यानी 2 महीना कह सकते हैं आप, 2 महीना पहले इनको मिलना चाहिए क्या चीज़, अनुमोदन। यानी अनुमोदन का मतलब यानी इनको सिफारिश देना पड़ेगा कि नहीं राष्ट्रपति जी, हमारे देश के जो आर्थिक स्थिति है ना वो सही नहीं है, आप क्या कीजिए कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि आप हमको अनुमोदन यानी पहले ही 60 दिन पहले ही बताइए, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय जो मतलब यहाँ पर क्या है बाबू, वित्तीय आपातकाल है, उसको हम लोग लागू करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो वित्तीय आपातकाल को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना जरूरी है। अगर नहीं देगा अनुमोदन तो राष्ट्रपति कभी भी वित्तीय आपातकाल को नहीं लागू करेंगे। समझ में आया?
अब समझिए, क्या दोनों सदनों को 60 दिन चाहिए? नहीं, 60 दिन में दोनों सदनों का निर्णय लेना है, यानी लोकसभा को लेना है निर्णय और राज्यसभा को लेना है निर्णय। तो ये 60 दिन के भीतर इनको दोनों के लेना है। ये ना कि 60 दिन दे दीजिएगा टाइम उनको लोकसभा का और 60 दिन इधर दीजिएगा, तो 60 यहाँ पर 120 दिन हो जाएगा। तो नहीं, 120 दिन की बात नहीं है, यहाँ पर बात कुछ ही है कि 60 दिन में लोकसभा का निर्णय लेना है और राज्यसभा का निर्णय लेना है। इन्हें 60 दिन के भीतर ये दोनों निर्णय कर लेगा कि नहीं राष्ट्रपति जी यहाँ पर क्या कीजिए, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति क्या करते हैं। तो संसद के कितने मतलब संसद दोनों सदन कितना दिन के भीतर लेगा? तो 60 दिनों के भीतर अनुमोदन ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया है, मान लीजिए कि राज्यसभा राष्ट्रपति जी को यानी क्या कह दिया है कि नहीं राष्ट्रपति जी आप वित्तीय आपातकाल लगाइए, है ना, यानी आप समझिए, यानी राष्ट्रपति को यानी राज्यसभा सिफारिश कर दिया है, यानी अनुमति दे दिया है कि नहीं राष्ट्रपति जी हमारे मतलब कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाइए। तो राज्यसभा अनुमति कर दिया है और लोकसभा मान लीजिए कि अनुमोदन से पहले ही यानी अनुमति देने से पहले ही अगर लोकसभा भंग है तो इन्हें 30 दिनों के भीतर इन्हें क्या लेना पड़ेगा? इन्हें अनुमति लेना पड़ेगा, यानी अनुमोदन देना पड़ेगा। तो देखिए, राज्यसभा अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा अनुमोदन से पहले ही भंग है, तो जो नई लोकसभा का गठन होगा वो कितना दिनों के भीतर? तो ये 30 दिनों के भीतर यानी राष्ट्रपति को अनुमोदन देंगे। अगर ये ऐसा नहीं किया लोकसभा 30 दिनों के भीतर अगर राष्ट्रपति को अनुमोदन नहीं दिया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन्हें स्वतः यानी क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए, राज्यसभा अनुमोदन कर दिया, लोकसभा अनुमोदन से पहले ही भंग है, तो जो नई लोकसभा आएगी वो 30 दिनों के भीतर इन्हें अनुमोदन करना जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं किया तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो वित्तीय आपातकाल को लागू करते भी कौन है? तो राष्ट्रपति लागू करते हैं। समाप्त भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति समाप्त करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो संसद के कितने सदन के इनको मतलब अनुमोदन मिलना जरूरी होता है? तो दोनों सदन से। शुरुआती समय में इनको कहा गया है कि जब लोकसभा भंग नहीं है और राज्यसभा भंग नहीं है तो 60 दिनों के अंदर आपको अनुमोदन करना है। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा भंग नहीं है मान लीजिए तो इन्हें 60 दिन को अनुमोदन। अब अगर लोकसभा भंग है अनुमोदन से पहले ही तो इन्हें 30 दिनों के भीतर लोकसभा का अनुमोदन देना जरूरी है। तभी क्या करेगा? भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा हमारे देश में करेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए, कभी भी मंत्रिमंडल के सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं बाबू? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर? तो राष्ट्रपति किनकी सिफारिश पर करते हैं? तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। यानी मंत्रिमंडल कहते किनको है? तो देखिए, जो बड़े बड़े जो मतलब कि मंत्री होते हैं, जैसे रेलवे मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, यानी बहुत स्वास्थ्य मंत्री हो गए, यानी बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं ना उनका क्या होता है? कैबिनेट मीटिंग होता है। यानी वो गोल टेबल पर बैठ करके मीटिंग करते हैं और उसी मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रपति जी को हमारे देश में जो आर्थिक संकट आल है इनको फौरन कहिए कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 30 दिनों के भीतर कौन करेगा अनुमोदन? तो जो नई लोकसभा आएगी वो कितना दिनों के भीतर करेगी अनुमोदन? 30 दिनों के भीतर करेगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? वित्तीय आपातकाल को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग समझें। अब हम लोग समझते हैं वित्तीय आपातकाल के जो प्रभाव होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
जो वित्तीय आपातकाल कभी कभी लगता है हमारे देश में, तो इसका क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति को छोड़कर शेष सभी केंद्रीय तथा राज्य के जितने भी कर्मचारी रहेंगे उनका वेतन काट लिया जाएगा। देखिए, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब हमारे देश में पैसा है ही नहीं है, जब हमारे देश को पैसा मतलब चलाने के लिए एक भी रुपये नहीं है, तो हम आपको क्या करेंगे, हम कहाँ से आपको वेतन देंगे? जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर कर्मचारी हैं, उनको हम कहाँ से पैसा देंगे जब हमारे देश में एक रुपया ही नहीं है? हमारे आरबीआई के पास एक भी रुपया नहीं है, हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारा अलग अलग बैंकों का पैसा खत्म हो गया है, तो हम आपको कहाँ से पैसा दे सकते हैं? तो उस समय क्या कहा गया है कि जब राष्ट्रपति अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तब क्या करता है, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा जैसी राष्ट्रपति किए, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि तुरंत यानी फौरन यानी केंद्रीय तथा राज्य के सभी जो कर्मचारी होते हैं ना, उनका वेतन क्या किया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, उस समय केंद्र में जितने भी मतलब कि कर्मचारी हैं और राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे अलग अलग लेवल का हो, जैसे वो डीएम हो, है ना, डीएम हो, मान लीजिए कि उसके बाद बीडीओ हो, या मान लीजिए अनुमंडल अधिकारी एसडीएम हो, है ना, या बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी हो, पुलिस कमिश्नर वगैरह कुछ हो, माने बड़े बड़े जितने भी पोस्ट हैं भारत में, उन सभी को क्या किया जाएगा, उनका वेतन में कटौती कर दिया जाएगा, यानी उनकी वेतन को ही काट दिया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जी जब क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल को लगाते हैं, तो केंद्र के सभी कर्मचारियों का और राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मतलब वेतन में क्या हो जाता है, यानी कटौती हो जाता है। समझ में आया? यानी देखिए, राष्ट्रपति के अलावे माने सभी जो मंत्री होते हैं उनका भी वेतन काट लिया जाता है, और जितना भी केंद्र और राज्य में जितना कर्मचारी मतलब कि काम कर रहा है उसका भी वेतन काट लिया जाता है। लेकिन ससुर हमरा समझ में ना आता है कि सब के वेतनवा काटा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का वेतनवा क्यों नहीं कटता है? अरे भाई, राष्ट्रपति का वेतन तो भी कट जाना चाहिए। केंद्र के सभी कर्मचारियों का, मंत्रियों का कट गया, यहाँ पर राज्य के सभी कर्मचारियों और मंत्रियों का वेतन कट गया, तो फिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं कटा? तो देखिए बाबू, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च मतलब कि क्या है बाबू, सर्वोच्च पद है। इसलिए कहा गया है कि सर्वोच्च पद का मतलब कि क्या ना हो जाए, माने उसका जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का गद्दी बहुत क्या होता है, देश का सर्वोच्च गद्दी होता है। उस गद्दी पर बैठा हुआ जो लोग होते हैं ना, उसको कहा जाता है राज सिंहासन। जो हमारे सिंहासन पर बैठते हैं उसको कहते हैं राष्ट्रपति। समझ में आया कि नहीं? ये देश का प्रथम नागरिक होता है। ये क्या होता है बाबू कि ये देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति बेचारा, यानी इस कंडीशन में आप समझिएगा कि राष्ट्रपति का जो सिंहासन होता है एक राजा की तरह होता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, राष्ट्रपति का माने वेतन हटा करके, यानी वेतन को छोड़ा करके राष्ट्रपति का वेतन, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा कि राष्ट्रपति का वेतन मत काटिए, और बाकी जितना भी मंत्री है, नेता है, कर्मचारी है, उस सब का वेतन काट लीजिए। चाहे वो भारत के कोई भी सेक्टर में काम करे, यानी सरकारी सेक्टर में, उसको सभी का क्या कर लीजिएगा, वेतन खत्म कर दीजिए। बाकी राष्ट्रपति का वेतनवा कायम रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो मतलब कि जो पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है। इससे हमारी भारत की बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इनका वेतन काट लीजिएगा ना, तो भारत के बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगा। लेकिन आप बताइए, प्रधानमंत्री का भी वेतन खत्म, गृह मंत्री का भी वेतन समाप्त, यानी सभी मंत्रियों का वेतन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन किनको वेतन खाली मिलता है, तो राष्ट्रपति को ही सिर्फ मिलता है। तो देखिए, जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार में जो कर्मचारी काम करते हैं और जो राज्य सरकार में जो कर्मचारी करते हैं काम, उनका सभी का वेतन क्या करेगा, यानी काट लिया जाएगा। चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो पुलिस हो, है ना, चाहे वो आर्मी हो, है ना, चाहे वो नेवी का हो, या मान लीजिए कि और भी कोई सेक्टर जैसे पारा मिलिट्री हो, एयरफोर्स वगैरह, जो भी मतलब कि सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो मतलब कि नौकरी करते हैं सरकारी में, उसका सभी का वेतन क्या किया जाएगा,
इस कंडीशन में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझते हैं। राज्य उस समय, देखिए उस समय जो वित्त मंत्री होते हैं, तो वित्त मंत्री, देखिए वित्त मंत्री जो होते हैं ना, यानी पैसा को कितना हमारे भारत में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका टोटल आंकड़ा किसके पास होता है? तो वित्त मंत्री के पास होता है। देखिए किसी भी राज्य का बजट उसी राज्य में मतलब पेश होता है। कभी भी उस राज्य का बजट कभी केंद्र में नहीं, मतलब कि क्या नहीं होता है, पेश नहीं होता है। यानी राज्य का बजट उसी राज्य में मतलब पेश होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य का बजट जा करके दिल्ली में पेश होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आए? अब झारखंड का बजट, कभी झारखंड का बजट कभी दिल्ली में जाकर पेश होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का बजट जाएगा दिल्ली में पेश होवे नहीं। जिस राज्य में, मतलब कि जिस राज्य में, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार का बजट जा करके बिहारी राज्य में ये क्या होगा, पेश होगा। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल लागू होता है, तब उस कंडीशन में राज्य की सारी शक्तियां का मतलब वित्तीय शक्तियों को छीन लिया जाता है। यानी आप ये समझिए कि देखिए जब वित्तीय आपात नहीं लगा था तब राज्य की बजट राज्य में पेश होता था, और जब राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात लगाए तब क्या होने लगा कि राज्य का बजट जाकर के केंद्र में प्रस्तुत होने लगा। आप ही समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए जब राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए थे तब राज्य का बजट उसी राज्य में पेश होता था, और जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाए तो उस राज्य का बजट जाकर के केंद्र में यानी दिल्ली में पेश होने लगा। तो उस समय राज्य की सारी शक्तियों का मतलब आप ये समझिएगा कि राज्य की वित्तीय शक्ति उस समय छीन ली जाती है कि नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है। जब आप किसी अधिकारी को पेमेंटें नहीं दीजिएगा, ना आपको पेमेंट लेना है, जैसे देखिए मुख्यमंत्री को पेमेंट नहीं चाहिए, है ना, उप मुख्यमंत्री को पेमेंट नहीं चाहिए, बिहार दरोगा को नहीं चाहिए, डीआईजी को नहीं चाहिए, एसपी को नहीं चाहिए, यानी जितना भी राज्य में जो भी कर्मचारी है या मंत्री नेता है उसका पेमेंटें नहीं मिलता है। तो उस समय क्या होता है कि राज्य की सारी बजट जा करके कहाँ प्रस्तुत होने लगती है? तो ये प्रस्तुत होने लगती है जाकर के केंद्र में, और वो संसद भवन में प्रस्तुत होने लगती है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? तो देखिए इसका दुष्प्रभाव कितना खराब है कि जो राज्य का बजट था उसी राज्य में पेश होता था, और जैसी वित्तीय आपातकाल लागू हुआ तो उस राज्य का बजट कहाँ पेश होने लगा? तो उसको संसद में जाकर दिल्ली के संसद भवन में क्या होने लगा? इसका बजट पेश होने लगा राज्य का। समझ में आया कि नहीं आया? तो वित्तीय आपातकाल को कहाँ पर लागू कब करते हैं? तो ये मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति इसको करते हैं। अब देखिए भारत में क्या वित्तीय आपातकाल लगा है क्या? भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। देखिए भारत बाबू ऐसा एक देश है ना, कभी भी यहाँ पैसा की कमी नहीं हुआ है। अब कहिएगा कि सर पैसा की कमी नहीं हुआ है तो फिर भारत में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये क्या है? मतलब कि क्या कारण है कि जब पैसा की हमारे देश में कोई कमी नहीं है तो भूखमरी सबसे ज़्यादा भारत में है, गरीबी सबसे ज़्यादा भारत में है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा भारत में चरमों पर है कि नहीं? यानी अलग अलग सेक्टर में बात कीजिएगा तो जब हमारा देश में कोई पैसा की कमी ना है तो रोजगार एक से एक मिलना चाहिए, आदमी को एक से एक रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो। तो आदमी तो पढ़ल लिखल भी अभी क्या है, बेरोजगार है कि नहीं? इंजीनियर या मान लीजिए कि बीटेक किया हुआ आदमी बेचारा रोड पर चल रहा है, इतना पैसा खर्च करके भी वो क्या है कि रोड पर है। आखिर बताइए कि जब हमारे देश में पैसा की कमी नहीं है तो रोजगार तो विकसित होना चाहिए। बाबू ऐसा नहीं है, पैसा तो है लेकिन सीमित पैसा है, यानी जितना जरूरत हो उतना ही पैसा है। समझ में आया? तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि उस कंडीशंस में कहा जाता है कि देखिए वित्तीय आपातकाल को यानी भारत में आज तक नहीं लगाया गया। यानी उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस यानी जो 15 अगस्त 1947 के हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दौर से यानी 2022 तक की बात कर रहे हैं। आज तक भारत में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी मंत्रिमंडल का सलाह नहीं आया है या सिफारिशें नहीं आया है कि राष्ट्रपति जी आप वित्तीय आपातकाल लगाइए। आज तक बाबू कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है।
समझ में आया? यानी वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगाया गया है। लोग कहता है कि सर भारत में पैसे का कमी न है तो काहे मतलब क्या ज़रूरत है यहाँ पर भारत लगाएगा वित्तीय आपात? अरे बाबू, पैसा की कमी बहुत है कि नहीं? ऐसा बात नहीं है। आप अगर पैसा की कमी नहीं रहता तो रोजगार सबसे ज़्यादा इंडिया में होता, एक से एक कंपनियां होती, एक से एक विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती, एक से एक विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती, है कि नहीं? भारत के देश इतना भुखमरी और गरीबी में नहीं रहते, बेरोजगारी में नहीं रहते। आज देखिए ना, भारत के जो हमारे युवा है, जो 24 वर्ष 25 वर्ष 23 वर्ष 22 वर्ष के युवा है, देखिए आज रोड पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो भारत में पैसा है बाबू, लेकिन सीमित मात्रा में। अगर ज़्यादा पैसा रहेगा ना, ज़्यादा पैसा रहता तो हमारे अलग अलग सेक्टरों में यहाँ पर क्या होता, निवेश होता, काम होता। हमारे अलग अलग जितना भी मतलब कि लोग थे वो अलग अलग सेक्टरों में काम करते, तो यहाँ पर भारत की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो जाता। समझ में आया कि नहीं? तो समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमारा देश में कभी पैसा की कमी नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं? लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे देश में वो दौर नहीं आया है जो पूरी पैसा समाप्त हो गया हो। समझ में आया? तो ज़्यादा अगर पैसा की कमी हो जाता है ना, तभी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, अन्यथा कभी भी ये नहीं करते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो समझिएगा। तो आप बताइए, क्या भारत में अभी तक यानी 1947 के दौर से लेकर के 2022 तक में कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल की मतलब लगा है क्या? तो नहीं, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी भारत में नहीं लगा है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लगा है क्या भारत में? तो कभी नहीं लगा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, 1991 में बाबू हम लोग बहुत जूझ रहे थे, बहुत, तनी मनी नहीं। हम लोग 1991 के दौर में हम लोग इतना मतलब कि स्थिति हम लोग का दयनीय था, इतना स्थिति कि हमारे देश को महज 15 दिन का पैसा बचा हुआ था चलाने के लिए। यानी 15 दिन के पैसा में हमारे देश को चलाना होता था। यानी 15 दिन का पैसा हमारे पूरा इंडिया में बचा हुआ था, पूरा देश को चलाने के लिए 15 दिन का पैसा। समझ में आ गए? ये 1991 के दौर की बात कर रहे हैं, आज की नहीं बात है। 1991 में जब हम लोग मान लीजिए कि उस दौर में होंगे जिस समय हम लोग का जन्मों नहीं हुआ होगा। समझ में आए? 1991 में बात कर रहे हैं। 1991 में भारत में फाइनेंशियली मतलब कि आया था दिक्कत, यानी फाइनेंशियली मैंने वित्तीय दिक्कत आया था, यानी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। उस समय बाबू भारत के पास कितना दिन का पैसा था? तो महज 15 दिन का पैसा था, बचा हुआ था। लेकिन उस स्थिति में भी हमारे भारत के जो मंत्रिमंडल थे वो चाहता तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने के लिए कह देता। लेकिन जानते हैं, उस दौर में भी हमारे भारत के जो मंत्री थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो ईमानदार से लीडर थे, है ना, उन्होंने तय किया कि नहीं, भारत में इमरजेंसी ठीक नहीं है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक नहीं है। इसको अगर हम लोग को अगर ठान लेंगे तो इसको सुधारा जा सकता है। तो उस समय भारत के पास कितना दिन का पैसा था? तो महज 15 दिनों का पैसा था, यानी 15 डेज का पैसा बचा हुआ था। और 15 दिन अगर मान लीजिए कि भारत के लोग अगर 15 दिन अगर खाते पीते तो ये भारत के लोग कि क्या हो जाता बाबू? यानी भारत के पास एक भी रुपया नहीं हो जाता, यानी 0 रुपया हो जाता। जरा सोचिए कि जब 15 दिन के पैसा बचा हुआ था तब चाहते तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते। लेकिन उस दौर में भी भारत के राष्ट्रपति या भारत के जो मंत्रिमंडल थे कभी भी राष्ट्रपति को बाबू फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने के लिए नहीं कहा, यानी वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए नहीं कहा। चाहता तो 15 दिन में, इतना दिन कम समय में ये कह भी सकते थे, लेकिन कभी भी नहीं इनको कहें कि नहीं, हमको अभी नहीं ज़रूरत है भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस दौर में भी क्या किया कि राष्ट्रपति जी नहीं लगाए, क्या चीज़? वित्तीय आपातकाल। लेकिन आप जरा सोचिए कि उस दौर में कौन प्रधानमंत्री थे जो भारत को बाबू बहुत उठाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बाबू, भारत के जो धरती है ना, यहाँ पर एक से एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बाबू इतना महान लोग पैदा हुए ना कि जिनको आज भी भारत के लोग सलाम करते हैं, है कि नहीं? बिहार में एक से एक जो शून्य देने वाला आर्यभट्ट का जन्म
कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। समझ में आया? जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म कहाँ हुआ? सिख धर्म के जो गुरु थे उनका जन्म भी कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। यानी भारत के जैसे वीर कुंवर सिंह थे, है ना, जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी भारत में सबसे अगर हम लोग बात करें ना तो महान जो पुरुषों का जन्म सबसे ज़्यादा हुआ है तो ये बिहार की धरती से हुआ है। यानी बिहार की धरती ने बहुत लोगों को बदल देने की क्षमता बरकरार रखा था और देश को बदलने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? यानी बिहार के, मतलब कि जो हमारे बड़े बड़े थे, यानी बड़े बड़े महान लोगों का जो जन्म हुआ बिहार की धरती से, आज भी भारत में देखिए ना उनका इतिहास में और भारत के इतिहास में उनका नाम निशाना अभी भी चलता है कि नहीं चलता है? तो हम लोग बात करते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ज़रा सोचिए कि 15 दिन का पैसा बचा हुआ है हमारे देश में। उस समय सरकार की नींद नहीं आती थी। सरकार को लगती थी कि अगर ये पैसा ख़त्म हो गया तो हमारा देश एकदम दिवालिया हो जाएगा। समझ में आया? दिवालिया हो जाएगा। उस कंडीशंस में भारत सरकार के उस समय लीडर कौन थे? तो 1991 के बाद लीडर बने कौन? तो मनमोहन सिंह बने थे। भारत के जो मनमोहन सिंह थे ना, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ना, ये 15 दिन के पैसा को, इतना मतलब 15 दिन के पैसा बचा हुआ था भारत में। लेकिन उस दौर में कौन आए? उस दौर में आए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आए ना तो भारत के पास 15 दिन का पैसा था। और आपको पता है कि पैसा को बढ़ावा देने के लिए जो भारत के जो वित्त मंत्री थे ना, वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री ने भारत के अधिकांशतः सोना चांदियों को क्या किया था कि ब्रिटेन में गिरवी रख दिया था। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि अभी हम लोग ये सोना चांदी का अगर भारत में ऐसी रखले रहेंगे तो ये कोई काम लायक नहीं रहेगा, इसलिए इसका गिरवी रख दीजिए। तो ये जा करके ये ब्रिटेन में क्या कर दिया था? सोना चांदी का गिरवी रख दिया था। और उस स्थिति के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बेहतरीन बेचारे लीडर्स थे, इतने बेहतरीन प्रधानमंत्री, आज भी मनमोहन सिंह को हम लोग दिल से मानते हैं कि जिन्होंने हमारे कितना, यानी जो हमारे गिरे हुए अर्थव्यवस्था था उसको चरम पर पहुंचा दिए थे। कौन? तो यही हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, समझ में आया? यही व्यक्ति, यानी भारत के जो आर्थिक स्थिति था ना, यही व्यक्ति क्या किए थे? भारत की आर्थिक स्थिति को चरमों पर पहुंचा दिए, यानी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिए थे। कौन? तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। समझ में आया? महज 15 दिन के पैसा बचा हुआ था। उस दौर में इनको प्रधानमंत्री बेचारा को बनाया गया और वित्त मंत्री का भी इन्हीं ने काम किया। समझ में आया? रघुराम राजन भी आप जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर थे। ये भी बहुत बेहतरीन बेचारा, बहुत बेहतरीन, यानी बहुत बेहतरीन क्या थे? एक मंत्री थे। यानी कह सकते हैं कि ये भी आरबीआई के गवर्नर रहते हुए भारत की स्थिति को इतना सुधार करने का प्रयास किया रघुराम राजन कि आज भी रघुराम राजन की याद भारत में आज भी सभी लोगों के मन में है कि अगर वैसा व्यक्ति हमारे देश में रहता तो आज हमारा देश कहाँ रहता। समझ में आया? रघुराम राजन को वो लास्ट में क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय मोदी गवर्नमेंट थी। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, जब हमारे 15 दिन का पैसा बचा हुआ था तो मनमोहन सिंह की जो मनमोहन सिंह थे, उस समय हमारी जो आर्थिक स्थिति थी ना, आर्थिक स्थिति थी उस समय की बात बोल रहे हैं। यानी मनमोहन सिंह यानी 7.6 पर लेके चल गए थे अर्थव्यवस्था को। 7 जीडीपी जो हमारा था ना वो 7.6 पर था। लेकिन जो आज का दौर है ना, आज का दौर, एक तो कोरोना ने हमने परेशान किया, 5 साल उधर का दौर बताएं तो उस समय से हमारे अर्थव्यवस्था लगभग माइनस में चली गई, यानी माइनस में हमारी अर्थव्यवस्था कभी नहीं आई थी। लेकिन उस दौर में अगर हम लोग प्रधानमंत्री किनको नियुक्त किए थे तो हम लोग भाग्यशाली आदमी थे कि उस समय मनमोहन सिंह को हम लोग क्या बनाए थे? यानी प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनाए तो मनमोहन सिंह बहुत बेहतरीन काम किया हमारे देश के लिए। देखिए भाव, मनमोहन सिंह को देश प्रेम था, यानी देश के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते थे मनमोहन सिंह। लेकिन कुछ पार्टियों ने इन्हें दबा करके रखा। ये भारत को तो और भी बेहतर बना देते,
लेकिन इनको बेचारा को दबा करके रखा गया किसी भी मतलब की पार्टी द्वारा। अगर इन्हें दबा करके नहीं रखा जाता और इनको अपने मन से काम किया जाता, करने दिया जाता, तो मनमोहन सिंह आज भारत की जीडीपी लगभग 9.6 पर ले चल जाते, यानी 2 बढ़ा देते और जो अमेरिका और हम लोग चाइना की टक्कर देने में सक्षम हो जाते। समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्या कीजिएगा, अच्छे लोगों का चारा चलती नहीं है भारत में। समझ में आया कि नहीं? ये मनमोहन सिंह थे जिन्होंने हमारे देश को इतना कुछ दे करके गए कि आज भी भारत के लोग उनको याद करता है। मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग कभी कभी जीवनी के बारे में इनकी चर्चा करेंगे। मनमोहन सिंह बहुत बेहतरीन आदमी थे, बहुत बेहतरीन, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करके गए, है कि नहीं? प्रधानमंत्री ये लगभग 10 सालों तक हमारे देश में रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह को इतना बेहतरीन और इतना शांत स्वभाव के प्रधानमंत्री थे ना, जो अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। इन्हें नो लेक्चर, नो फेंका फेंकी, कोई भी काम करते थे ना तो ज़्यादा ये लेक्चर नहीं करते थे। समझ में आया? लेकिन ये जीडीपी को हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले गए थे। लेकिन जैसी मोदी जी की सरकार आई, उस समय से हमारी जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। समझ में आया कि नहीं? अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, फिर उसके बाद राजकीय आपातकाल को भी चर्चा कर लिए हैं, वित्तीय आपातकाल की भी चर्चा कर लिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, यानी वीटो शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।